नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ी तमाम समझाइश आपको शो पर देते हैं। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं और तमाम पहलू हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े हुए। आज के शो में शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। सैलरी बढ़ने के दिन आ गए। अब आपने तैयार की है खर्च की लिस्ट या निवेश बढ़ाने का है इरादा? आज हम करेंगे आपके इंक्रीमेंट की प्लानिंग। बढ़ती महंगाई से है हर कोई परेशान, साथ में बाजार की अस्थिरता ने बढ़ाई निवेश की मुश्किलें। लेकिन क्या सही निवेश स्ट्रैटेजी देगी आपकी चिंता को मात? हम बताएंगे आज। एक ही एएमसी के कितने फंड डालें पोर्टफोलियो में और कब निकलें किसी फंड से, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो में किसी फंड को शामिल करें या निकलें। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है, अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9619873567। आजकल हर किसी की जुबान पर बस एक ही चिंता है, महंगाई बढ़ रही है। किचन का बजट बोलिए, घर का बजट बोलिए, तमाम जगह से हम देख रहे हैं कि महंगाई घुस चुकी है, आपको परेशान कर रही है। लेकिन क्या महंगाई को मात देने की कोई रणनीति हो सकती है? खासतौर से अगर हम आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो भूलिएगा नहीं, महंगाई वहाँ भी घुस गई है। यानी महंगाई जो है आपके रिटर्न को भी खा रही है। किस तरह से एक पोर्टफोलियो बनाया जाए जो कि महंगाई जो आपका रिटर्न खा रही है उसको मात दे और साथ ही आपको मुनाफा दे। और इस बीच जो बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो अस्थिरता का जो माहौल चल रहा है उसमें आप कैसे कमा सकते हैं, क्या है कमाई के नुस्खे इस पूरे माहौल में। आज हमारा फोकस सबसे पहले इसी बात पर होगा। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो विस्तार से इस पर आपको समझाइश देंगे और आपको रणनीति बताएंगे जहां पर आप महंगाई होने के बावजूद, महंगाई बढ़ने के बावजूद भी मुनाफा कमा सकते हैं। फिरोज, स्वागत है आपका। साफ तौर से जैसे कि मैंने कहा कि महंगाई हर किसी के लिए परेशानी बनी हुई है। हर तरह के खर्चे आप देखिए वो बढ़ रहे हैं। माना कि लोगों की सैलरी अभी बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है मेरे ख्याल से वो उस बढ़ी हुई सैलरी का भी कुछ खास फायदा उन्हें होगा नहीं। बहरहाल ये आगे की चर्चा है। लेकिन ये बढ़ती महंगाई आपके आकलन के मुताबिक, आपकी एनालिसिस के मुताबिक कितनी बड़ी चिंता है, हमको समझाएं। कविता जी, ये महंगाई तो ऑफ कोर्स एक बड़ी चिंता है। अब देखना ये है कि कितने दौर तक ये महंगाई इस लेवल पे जो है वो रहती है। एक्चुअली आरबीआई ने महंगाई को बहुत सीमित रखा था। एक रेंज थी, टाइट रेंज थी, 4.5 to 6.5, उसके भीतर था। बट लास्ट जो आंकड़ा आया है वो 6.95% की महंगाई का आंकड़ा आया है। इसका मतलब जो भी चीज आप 100 रुपए से खरीद सकते थे साल भर पहले, उसके लिए आज आपको 107 रुपए जरूरत होंगे वही चीज खरीदने के, क्योंकि आपकी जो महंगाई है वो आपकी परचेज की जो पावर है वो घटा देती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जो दौर है कविता जी, बहुत अनोखा दौर है, क्योंकि महंगाई आज एफडी के ब्याज दरों से ज्यादा है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव रियल रेट। मतलब जितनी ब्याज दरें हैं उससे ज्यादा अगर महंगाई हो जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है। और ये अनोखा दौर है, काफी बार नहीं होता है, 20 सालों में एक दो बार, दो तीन तिमाही ऐसा दौर आता है। सो नेगेटिव रियल रेट्स बहुत चिंता का विषय है। तो इसीलिए एक निवेशक को, जैसे आपने सही फरमाया, कि बहुत ज्यादा अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तवज्जो देना पड़ेगा और अटेंशन देना पड़ेगा, ताकि वो इस महंगाई से बच पाए और अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा ग्रो कर पाए और ये महंगाई को मात दे सके। अमूमन क्या हम गर्मियों के मौसम में अगर खाने पीने की महंगाई की बात करें तो उनमें इजाफा होता है, उसमें हम बढ़त देखते हैं फिरोज? या अब की बार जो महंगाई आपको दिखाई दे रही है, जो बढ़ी हुई है, जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, अगर हम मार्च के सीपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात भी करें, रिकॉर्ड लेवल पर महंगाई पहुंची है। तो अब की बार जो महंगाई हम बढ़ी हुई देख रहे हैं, ये अपने आप में अलग है और ख़ास तरह की है और लंबे समय तक टिकने के लिए आई है।
कविता जी देखिए, जब महंगाई की अगर हम बात करें तो उसके कंपोनेंट्स का जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 कंपोनेंट होते हैं जो सीपीआई जो है, वो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जो महंगाई है उसको मेजर करता है। सारी चीजों की महंगाई मेजर नहीं करता। जैसे हॉस्पिटलों का खर्चा महंगाई में सीपीआई में मेजर नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई महंगाई में मेजर नहीं होती। तो सीपीआई में क्या चीजें मेजर होती है? जो कन्वेंशनल हमारा इंडियन माइंडसेट है, रोटी कपड़ा मकान, वो तो मेजर होता ही है। वो 3 चीजें हैं, फूड एंड बेवरेज जिसको कहते हैं, हाउसिंग और कपड़ों कपड़ों का और फुटवेयर का। ये 3 चीजें तो बहुत इजीली याद रख सकता है कोई। और 2 चीजें जो हैं वो है इंटॉक्सिकेंट्स एंड लास्टली फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 चीजों से बनता है ये सीपीआई, और इसको कैप्चर करता है। जैसे आपने कहा कविता जी, काफी बार सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होती हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में फूड आर्टिकल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं गर्मियों में। तो ये जो सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से जो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उसकी वजह से सीपीआई बढ़ता है। बट आज के करंट सीपीआई की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रही है यूक्रेन की जो वॉर है उससे। जो फ्यूल प्राइसेस ग्लोबली इंपैक्ट हुए हैं और डोमेस्टिकली भी काफी महंगाई आई है, पेट्रोल डीजल के दाम में, सीएनजी के दाम में, और कुकिंग एलपीजी के दाम में, उसकी वजह से भी महंगाई हाइटन लेवल्स पे है। और ये उम्मीद है कि जब दौर ठीक हो जाएगा, जब वॉर सेटल हो जाएगी और प्राइसेस नॉर्मलसी पे आएंगे, थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। समझाइए कि महंगाई आपके इन्वेस्टमेंट में जो आपके रिटर्न की कमाई होती है उसको कैसे खा जाती है? देखिए, आपका जब आप इन्वेस्टर हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि आप अपने पैसे को ऐसे संभालें कि महंगाई से ज्यादा उसकी बढ़त हो सके। वरना वो पैसे को स्टोर करके बाद में खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि आप जो पैसे सेव करते हैं वो आपकी फ्यूचर खर्च के लिए आप सेव करते हैं। अगर आप सेव करके उसकी बढ़त अगर महंगाई से भी ज्यादा ना हो सके, तो इट विल बी आयरॉनिकल सिचुएशन। सो सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि वो करने के लिए इतना कठिन नहीं है, क्योंकि जब महंगाई ज्यादा होती है तो कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट ज्यादा होती है। इक्विटी में भी फायदा होता है, क्योंकि महंगाई की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होती है, रेवेन्यूज ज्यादा होती है कॉर्पोरेट्स की। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ब्याज दरें जो कम है आज, 5.5% एफडी मिलता है, 6% पे लोन मिलता है, तो कॉर्पोरेट्स बोरो करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी को फायदा जरूर होता है लोअर इंटरेस्ट रेट से। सो पॉइंट 2 मैं ये कह रहा हूं कि इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपका मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम है तो एटलीस्ट 40% इक्विटी में रहें। लॉन्ग टर्म का है तो 60 से 80% आपकी उम्र के हिसाब से, आपके जोखिम लेने के क्षमता के हिसाब से आप इक्विटी में डालें। तो महंगाई को मात देना इतना कठिन नहीं है। ये 20-25 सालों से लोग अपने पोर्टफोलियो में महंगाई को मात की दे भी बात चुके कर रहे हैं। देखिए, आप अब की बार निवेशकों के लिए ना ट्रिगर्स उनके पोर्टफोलियो में मुनाफे को लेकर कुछ खास नहीं है, क्योंकि महंगाई एक तो सर उठा रही है, दूसरा हम बाजार में अस्थिरता देख रहे हैं। ओवरऑल कमाई के जो एवेन्यूज़ हैं ना, निवेश के लिए जो विकल्प हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करें। एसेट क्लासेस का चुनाव अगर आपने बहुत अच्छे से करके रखा है तो आप इस तरह के असमंजस और अस्थिर माहौल को जो है वो मात दे पाए। क्योंकि 2021 में हमने जो रैली देखी थी, बहुत निवेशक उस दौरान भी बाजार में जुड़े थे और उनके लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस है जहां पर महंगाई भी बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, बाजार भी वॉलेटाइल है। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप किसी एक ट्रिगर पर फोकस करें। क्या महंगाई वो फोकस हो सकती है निवेशकों के लिए मौजूदा समय में, या आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी बाजार की जो हमें दिखाई दे रही है वो तो खैर बाजार की हमेशा से एक नेचर ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो ट्रिगर्स हैं वो हमें काफ़ी ध्यान में रखने चाहिए, वो फोकस पॉइंट रहने चाहिए? यस कविता जी, देखिए वॉलेटिलिटी जो आपने सही कहा कि ये जो उतार चढ़ाव है वो बनत है। इक्विटी की बनत ही ऐसी है कि वो ऊपर नीचे आपको उठा पटक करेगी, इसीलिए उसको बेयर बुल्स सब कहते हैं दौर्स को। अगर हमने 21 साल का जब डेटा देखा तो मार्केट हर साल 14 से 15% नॉर्मल ईयर में ऊपर से नीचे तक का लेवल पीक टू ट्रफ जिस दिखाती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर भी देखें तो निफ्टी 14,700 से स्टार्ट होके 17,465 तक तो गई थी। तो ऊपर नीचे तो होगा ही। अगर आप फाइनेंशियल ईयर वाइज भी देखें तो रिटर्न ठीक ठाक आई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमने मार्च में क्लोज किया। क्या ये आप इस फाइनेंशियल ईयर और आगे चलते हुए 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी देख सकते हैं कि 10 से 12% की रिटर्न आप निफ्टी से उम्मीद कर सकते हैं, जो डेट से दुगने से ज्यादा है?
ये आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं, बट ये इसकी प्राप्ति तब होगी जब आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को वेदर करने की, उसको जज्बातों के बगैर सहने की क्षमता अपने आप में डाल पाएंगे। पर बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप ये बताएं कि इस समय पर अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी हो तो किस तरह के पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी गोल सेटिंग होती है। गोल्स मीडियम लॉन्ग टर्म ये दोनों कैटेगरीज में आप कर लें। उसके बाद मीडियम के लिए एटलीस्ट 40% इक्विटी में रखें। और मेरे हिसाब से यूक्रेन की वॉर की वजह से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफी डेंट आई है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखें। 60% लार्ज कैप, 40% स्मॉल एंड मिड कैप, उसमें 40% में से 10% स्मॉल कैप में अगर आप रखेंगे, ये आपका इक्विटी पोर्शन हो गया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि डेट साइड पे आपकी जैसे बुरी खबरें हैं, अच्छी खबरें भी हैं। आज गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रेट है 10 साल की 10 ईयर जी से 7.15 पे है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट आई हैव सीन इन द लास्ट 2-3 इयर्स। तो आप अपने डेट पोर्टफोलियो में ये जो ब्याज दरें हैं उसको लॉक इन करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को आप जरूर खरीद सकते हैं, जिसकी एक्सपेंस रेशियोज कम हो। तो ये कॉम्बिनेशन से आप एक पोर्टफोलियो में 10 से 12% की रिटर्न मीडियम टर्म में भी, मीडियम टर्म के गोल्स के लिए भी आप उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जहां पे 60-80 इक्विटी होगा, 60-80% इक्विटी होगा, वहां 13 से 14% की भी आप रिटर्न की आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपने बहुत खूबसूरती से महंगाई को हमको समझाया और महंगाई का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे कैसे पड़ता है वो आपने हमें समझाया है। लेकिन अगर किसी का पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म का है, मौजूदा समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बाज़ार में अस्थिरता बढ़ रही है, क्या वक्त आ गया है कि इन दो ट्रिगर्स को खासतौर से ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग को चेंज करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम बढ़ती ब्याज दरों के सिनेरियो में भी अब एंटर कर चुके हैं। क्या हमें डेट की ओर थोड़ा सा वेटेज अब बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि दो तरह की प्लानिंग होती है आपके पोर्टफोलियो की ना फिरोज, एक तो लॉन्ग टर्म होती है, एक तो शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म अगर आप अभी ना भी छेड़ें तो भी शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली आपको क्या बदलाव कर देने चाहिए? इमीडिएटली एक बदलाव तो आपको जरूर करना चाहिए। आपको अपनी जो डेट पोर्टफोलियो है, जैसे आप कविता जी आपने कहा कि डेट काफी अट्रैक्टिव हो गया है, उसकी जो यील्ड्स हैं, जो आपकी पर एनम रिटर्न्स हैं, वो काफी बढ़ चुकी हैं। दूसरा, महंगाई की वजह से जो टैक्स का जो आपको डिस्काउंट मिलता है, टैक्स की रियायत मिलती है, वो काफी अच्छी हो गई है। आप अगर देखें लास्ट 3 साल में डेट फंड्स जो आज कोई रिडीम कर रहा है, तो उनकी इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से टैक्स ना के बराबर हो गई है। एफडी में आपको 30% की भी टैक्स लग सकती है और डेट फंड्स में 0 टैक्स भी लोगों को मिली है अगर अप्रैल में वो एग्जिट कर रहे हैं 3-4 फाइनेंशियल ईयर्स के इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेके। तो ये जो दो फायदे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स which are there today in debt funds and the tax discount put together, आपको 5.5-6% टैक्स फ्री डेट में मिल सकता है अगर आप 3 साल की होल्डिंग पीरियड रखें। और 6% टैक्स फ्री मिलना का ये मतलब है कि 9% एफडी का रेट पोस्ट टैक्स भी 6% होता है हाईएस्ट टैक्स स्लैब में। मुझे ये बताएं, लंबी अवधि में क्या महंगाई हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता होनी चाहिए पोर्टफोलियो में? क्या इमीडिएटली आपको लगता है कि कुछ बदलाव कर लेने चाहिए? या बिकॉज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और हम सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यहाँ पे लगभग समझते ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेकन केयर ऑफ है? कविता जी, लॉन्ग टर्म में ही महंगाई बहुत आपको इंपैक्ट करती है, शॉर्ट टर्म में इतना एहसास नहीं होता है। अगर आप 6 महीने पहले सब्जियां खरीदने गए थे और आज खरीदने जा रहे हो, तो इतना अंतर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे और विजुअलाइज करेंगे कि 10 साल पहले मैंने जब खरीदा था तब क्या भाव था, तब आपको महंगाई का एक्चुअल इंपैक्ट पता लगेगा। महंगाई एक दीमक की तरह होती है जो आपके फर्नीचर को जैसे खोखला करती जाती है और पता नहीं लगता जब तक कि the damage is not done. So महंगाई in the long term is the scariest risk one can take. So that's point 1. Point 2, आपके डेट फंड्स में रिटर्न्स अच्छी आ सकती हैं अगर आप अच्छे लो कॉस्ट डेट फंड्स को चुने। तो उसमें मैं थोड़े रिकमेंडेशन दे सकता हूं कविता जी, ताकि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का भी पोर्टफोलियो की प्लानिंग हो सके और बदलाव हो सके इन द स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज ऑफ आवर व्यूअर्स। बिल्कुल, बताएं डेट फंड को लेकर क्या करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ उससे पहले थोड़ा सा आप महंगाई और डेट फंड पर रिटर्न और जो उनकी एनएवी होती है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ी सी उसकी समझाइश दे दीजिए आसान भाषा में। कविता जी, इसमें 2 स्पेसिफिक डिफरेंट इक्वेशंस हैं। महंगाई ब्याज दरों को इंपैक्ट करती है,
ब्याज दरें एनएवी को इम्पैक्ट करती हैं। तो महंगाई की ये जो फर्स्ट रिलेशन है, महंगाई से ब्याज दरों का क्या रिश्ता नाता है? अगर महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाती है ताकि लोग प्रोत्साहित हों कि इन्वेस्ट करें ना कि खर्च करें, ताकि कम खर्च करने वाले लोग हों तो महंगाई कंट्रोल में आ सके। तो महंगाई जब बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ाने की फिराक में हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई आ जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ती हैं, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डेट फंड की जो एनएवीज हैं उनमें गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप लास्ट 1 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो डेट फंड्स की रिटर्न बहुत डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ब्याज दरें ऊपर गई हैं। तो ब्याज दरें ऊपर जाने पे एनएवीज जो गिरती हैं, जिसका इनवर्स रिलेशन कहते हैं, वो इनवर्स रिलेशन है इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस इन इफेक्ट एनएवीज का। तो लास्ट ईयर हमने देखा कि महंगाई बढ़ी, ब्याज दरें बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, बट एंड डेट फंड्स की एनएवीज में इतना अच्छा इजाफा नहीं देखने को मिला। फुल फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4-5% की रिटर्न आई है। मैं चाहती हूँ कि आप डेट फंड्स के विकल्प जो बताना चाहते हैं निवेशकों को, दर्शकों को, वो बताएं। जी, अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में जाऊं तो कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड एक डायनेमिक बॉन्ड फंड है जो महंगाई को मद्देनजर रख के अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को एडजस्ट करता है। लक्ष्मी आयर जो सीआईओ हैं कोटक की, डेट फंड्स मैनेज करवाती हैं, तो वो बहुत अच्छा फंड है कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड। एचडीएफसी मीडियम टर्म फंड, आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, आदित्य बिरला इनकम फंड एंड एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड, ये 5 फंड्स का एक बॉन्ड पोर्टफोलियो अगर आप बनाएं तो आपको 5 से 5.5% टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकता है अगर आप 3 साल की होल्डिंग पीरियड और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जाने की पेशेंस रख सकते हैं। तो चलिए, विस्तार से हमने महंगाई और आपके पोर्टफोलियो पर बात कर ली है। भले ही आपके गोल शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कैसे महंगाई आपके ऊपर भारी अगर पड़े तो उससे निपटने का नुस्खा जो है वो हमने आपको समझाया है। और अब वक्त आ गया है कुछ सवालों को शो में शामिल करने का। आनंद हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जो कि सवाल पूछना चाहते हैं फिरोज से। आनंद नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। बताइए, आपने कितने की एसआईपी अभी शुरू कर रखी है? मैडम मैंने एसआईपी जो है इक्विटी में अराउंड 35-40,000 की है और ओके, और आपके पास केवल 4 फंड्स हैं? जी, 4 फंड्स ही हैं जिनमें आपने एसआईपी शुरू कर रखी है? नहीं मैडम, इक्विटी है, नॉर्मल डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में है। आपने इक्विटी का पोर्टफोलियो अलग से बना के रखा है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टॉक्स की बात कर रही हूँ, उसमें आपका लगभग 35,000 है ना? जी। और उसके अलावा आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं? म्यूचुअल फंड जो है कोटक फ्लेक्सी कैप में 10,000 है पर मंथ। हाँ। और पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 है। ठीक है, और आपने एनपीएस में डाल रखा है 10,000 रुपए। अब आपका लक्ष्य क्या है सर, वो मुझे बताइए। लक्ष्य मेरा मिनिमम मतलब नेक्स्ट 15 ईयर्स में मेरे को अगर रिटायर होना है तो मेरा कॉर्पस जो है अबाउट 8 to 10 करोड़ होना चाहिए, या फिर मंथली मुझे 1.5 लाख to 2 लाख आना चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड्स भी आपने जो शामिल किए हैं 2, वो दोनों ही आपके एक ही कैटेगरी के हैं। और इनमें आप कब से निवेश कर रहे हैं? अराउंड 1.5-2 ईयर्स तो हो चुके हैं, 1.5 साल से 2 साल। आपका जो डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो कितने स्टॉक्स का है? उसमें अराउंड 10 से 12 स्टॉक्स हैं। और उसमें आप कब से निवेशित हैं? उसमें भी 1.5-2 साल हो गए। अभी फिलहाल करीब 1.5-2 साल हो गए। हाँ, पोर्टफोलियो में मुझे अराउंड 25-30% के रिटर्न्स हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। फिरोज, ऐसे बहुत कम दर्शक हैं जो कि इतना रिस्क ले पाते हैं और डायरेक्ट इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। पर उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने सुना, इन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद लगभग हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। ये आज की तारीख में इसको आंक रहे हैं आनंद, और इनके पास
पास जो 2 म्यूचुअल फंड हैं वो सेम कैटेगरी के हैं। मुझे अब बताएं कि किस तरह से पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इनको आगे बढ़ना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से किस तरह अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। खैर स्टॉक्स इनके सही हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से आनंद साहब को वो हमें सुबह के हमारे किसी शो पे सवाल पूछना पड़ेगा, बिकॉज वो डायरेक्ट स्टॉक के हमारे डायरेक्ट स्टॉक के रिकमेंडेशंस वाले हमारे शो हैं। बट यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को लेके आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, फिरोज बताएं। यस, आई थिंक कविता जी, जैसे आपने कहा 35,000 रुपए पर मंथ डायरेक्ट इक्विटी में जा रहा है, 10 से 12 स्टॉक्स हैं। दूसरी तरफ 15,000 रुपए जा रहा है 2 म्यूचुअल फंड्स में जो एक ही कैटेगरी के हैं। अगर दोनों एक ही कैटेगरी के हों तो भी वो 15,000 60-70 स्टॉक्स में डिवर्सिफाई हो रहा है। एक तरफ मेरे 35,000 12 स्टॉक में लग रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे 15,000 60 स्टॉक्स में लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड की रिस्क काफी कम होगी और 35,000 की रिस्क काफी ज्यादा होगी और उसमें मॉनिटरिंग की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि उसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा आने की उम्मीद होती है। आनंद जी आई एम श्योर वो अभी तक काफी कुछ सीख चुके होंगे और अच्छी एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बट ये जो 15,000 रुपए हैं, वी कीप आवर एडवाइस लिमिटेड टू दिस, इसमें दोनों आप एक ही कैटेगरी में ना रखें। ऑफ कोर्स दोनों ही स्कीम्स अच्छी हैं, स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको 4-5 कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पॉइंट 1, लार्ज कैप फंड एक होना चाहिए आपके पास, फ्लेक्सी कैप 1 या 2 फिर भी रख सकते हैं, फोकस फंड एक होना चाहिए, कॉन्ट्रा फंड एक होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप। अगर ये 5-6 कैटेगरी में आपके 15,000 भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ना कि ज्यादा, तो इट विल बी अ मोर रोबस्ट पोर्टफोलियो। खुशखबरी ये है कि आपकी जो रिटायरमेंट की कॉपस आप इकट्ठा करना चाहते हैं 3 करोड़ रुपए की, वो 14% की अगर आप रिटर्न एज्यूम करें तो आपकी 50-60 हजार रुपए की जो एसआईपी चल रही है वो गोल मीट करने के लिए काफी होगी। दैट्स द गुड न्यूज। चलिए आनंद कोई सवाल पूछना चाहते हैं फिरोज से? $15,000 पर मंथ, और अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ मंथ ऑन मंथ तो वो म्यूचुअल फंड में इन्हीं स्टॉक्स में डिवाइड करने पड़ेंगे मुझे, म्यूचुअल फंड। फिरोज? हाँ आनंद जी, मेरे हिसाब से अगर आप 15,000 रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैं स्कीम्स बता देता हूँ। ये स्कीम का जो चुनाव करते हैं हम फ्यूचर रिटर्न की पोटेंशियल को देख के करते हैं, स्टॉक्स उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनको एनालाइज करके। तो 5 स्कीमें होंगी। कैनरा रैबिको फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्योंकि आपको फ्लेक्सी कैप से थोड़ा ज्यादा लगाव है तो मैंने 2 फ्लेक्सी कैप्स बता दिए आपको, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एंड एसबीआई कॉन्ट्रा। तो ये 5 स्कीमें हैं, इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो आप पहले 2 जो स्कीम्स बताए थे कैनरा और एचडीएफसी की, उसमें से एक का चुनाव आप जरूर कर सकते हैं। तो ये 15,000 रुपए आप 2 स्कीम्स सेम में ना डालें, ये 4 अलग स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करके टोटल 6 फंड बास्केट आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विवेक गोयनका हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विवेक नमस्कार, आपका सवाल आपने हमें भेजा, धन्यवाद इसके लिए। और मैं देख सकती हूँ कि आपने काफ़ी गोल बेस्ड प्लानिंग की है। जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है इसमें आप कब से निवेश कर रहे हैं? मैम 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से कर रहे हैं। जो आपने लक्ष्य अपने लिए आके हुए हैं उसमें आपने महंगाई को काउंट किया है विवेक? इन्फ्लेशन जोड़ा है मैम, मैंने जोड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। आप कुछ पूछ रहे थे? मैम मैंने डेट के लिए एनपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ पर मंथ 30,000 और ये मेरा पोर्टफोलियो 25,000 का जी। इसमें मैंने डाइवर्सिफाई किया है और एज वेल एज कैटेगरीज मैम, मैंने हर कैटेगरी के एक फंड लिए और अलग अलग एमसी के कंट्रीब्यूट किया है जी। आपने एनपीएस कहा, पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस। एनपीएस में आपने डेट का प्लान ले रखा है? पीएफ और ईपीएफ में डेट किया मैम, 30,000 दे रहा हूँ हर महीने में। एनपीएस में इक्विटी लिया हूँ 75% एग्रेसिव मोड जी। चलिए ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 35 मैम। मेरा एक बेटा है 6 साल का, उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। 12 साल बाद उसके एजुकेशन के लिए 50 लाख चाहिए इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, और आफ्टर 25 ईयर्स मेरे रिटायरमेंट और उसकी मैरिज के लिए 7 करोड़। तो सर से पूछना था कि जो फंड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं सही है कि कुछ चेंजेस करनी चाहिए मैम? बिल्कुल बताते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बच्चे की शिक्षा और रिटायरमेंट का लक्ष्य पूरा करेगा या नहीं करेगा। फिरोज? कविता जी, आई थिंक विवेक साहब का जो प्रश्न है वो 25,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं और 30,000 रुपए डेट में डाल रहे हैं।
पहली बात जो इन्होंने खुद ही हाईलाइट की कि इन्होंने पूरे डिफरेंट एएमसीज के 9 स्कीम्स खरीदे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि 9 स्कीम्स होती हैं तो 2-3 स्कीम्स या उससे भी ज्यादा कई दर्शकों की एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी में होती है। सो दैट्स अ ग्रेट मूव, हैविंग 9 डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, विवेक, दैट्स अ विन। सेकंड, आपका जो आपने एस्टिमेट किया होगा इन्फ्लेशन का, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान बरतना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े होते हैं एजुकेशन के लिए काफी डिफरेंट निकल के आए हैं। हमारी स्टडी 25 साल की एजुकेशन इन्फ्लेशन पे ये दर्शाती है कि 10-11% की इन्फ्लेशन आई है एजुकेशन में, स्पेशली हायर एजुकेशन में। जब आपके 6 साल के जो लड़के हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, शायद 50 लाख रुपए पूरे ना पड़े। तो revisit the inflation number, that's advice 2. Advice 3, I think आपने 1 या 2 स्कीम्स में बदलाव जरूर करना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है, मेरे हिसाब से उसकी जो लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न रही है 50-60% कॉम्पाउंडेड रही है। आपने सिर्फ 1 साल पहले निवेश किया है, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी इज ओवरबॉट, तो उसको आप सेक्टर फंड थोड़ा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, आगे चलते हुए पास्ट परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है, सो उसको आप रिप्लेस करें एक फोकस्ड फंड की कैटेगरी से जो आपके पोर्टफोलियो में है एक, बट दूसरा आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, प्रकाश गोयल का जो फंड है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स, यंग ब्राइट गाय। विवेक, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप फिरोज से? नहीं, ठीक है मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, मोतीलाल ओसवाल में कंटिन्यू करना चाहिए क्यों, या फिर एसबीआई फोकस में कंट्रीब्यूट कर दे उसका जो अमाउंट है 3000? फिरोज? यस विवेक जी, आई थिंक मेरा विश्वास हमेशा एक इंडेक्स फंड में कम रहता है, क्योंकि अल्फा मिलता है, अच्छे फंड मैनेजर का चुनाव करो, दैट्स वन। दूसरा, ये नैस्डैक बेस्ड अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एक सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इज नॉट एडवाइजेबल। साल भर पहले भी मैंने कहा था कि एक दौर चलता है जब लोग भागते हैं टेक्नोलॉजी फैंग स्टॉक्स जिसको कहते हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, फैंग स्टॉक्स जो हैं वो आपने देखा ही होगा, आज 30-38% नीचे खुला है नेटफ्लिक्स, उसकी जो सब्सक्राइबर। सो द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स फंड ग्लोबल इज नॉट वर्थ टेकिंग। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ही चाहिए तो आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी इंटरनेशनल एक्सपोजर भारी मात्रा में है। विवेक गोयनका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। फिरोज के लिए आखिरी सवाल राहुल त्रिपाठी का मैं लूंगी। राहुल, क्या आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? जी मैम। गुड इवनिंग राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी एज है 32 ईयर। मेरे 4 गोल हैं जी। 12 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 40 लाख, 17 साल बाद बच्ची की पढ़ाई के लिए 60 लाख और 28 साल बाद बच्ची की शादी और रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़। बहुत बढ़िया। तो आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है इसमें आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू की है? ये लास्ट 6 मंथ से है। 13,000 मेरा SIP में है, 4,000 PPF में, 2,000 NPS में और 25,000 ईयरली है SGB बॉन्ड में। और आप निवेश बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे ना? हाँ, 10% ईयरली। चलिए, आपने अब काफी हद तक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, आपने सलाह ली है क्या किसी से? ये YouTube में ही देख के करता हूँ मैं। चलिए, वरना आप बाजार को ट्रैक करते हैं, है ना? आप पढ़ते हैं, जानते हैं बाजार के उतार चढ़ाव को और कैसे कामकाज होता है बाजार में? नहीं, उतना तो नहीं पता मैम, ये आपका चैनल ही देख के मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। चलिए, आपका पोर्टफोलियो चेक ले लेते हैं एक बार फिरोज से। फिरोज? यस कविता जी, आपने सही कहा कि बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है, गोल सेपरेटली मेंशन किए गए हैं, उनकी टाइम फ्रेम्स अलग हैं। इन्वेस्टमेंट में इन्होंने इक्विटी भी किया हुआ है, डेट भी किया हुआ है, एनपीएस भी किया हुआ है। सो आई थिंक गुजरात से हैं तो थोड़ा खून में भी है, डीएनए में भी होता है इन्वेस्टमेंट की एक्यूमन। सो दैट्स ग्रेट राहुल। पॉइंट 1 आपका हमने हिसाब किया चारों गोल्स के लिए 27,000 की एसआईपी अगर हो तो आप अपने पूरे चारों गोल्स पूरे कर सकते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से आपने इन्फ्लेशन को भी जोड़ा है विद अ रीजनेबल सेंसिबिलिटी। सो पॉइंट 1 7,000 रुपए आपको इंक्रीज करने हैं। आप साल अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट देयर।
पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके पोर्टफोलियो में 2 एक्सिस के फंड्स हैं, उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। एक्सिस का जो ब्लू चिप फंड है उसको फ्रैंकलिन ब्लू चिप से आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। आई थिंक नॉट टू मच चेंज। कोटक इमर्जिंग इक्विटी बहुत अच्छा फंड है। आपका एक इंडेक्स फंड जरूर है, HDFC का इंडेक्स फंड सेंसेक्स का है। मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड से बेहतर एक लार्ज कैप कैटेगरी, अगर आपने 13-14 स्कीम में से अगर परख के 2 स्कीम्स ली तो निफ्टी या सेंसेक्स को बीट करने की संभावना 60-70% आपकी हो सकती है। सो लुक एट एग्जिटिंग एन इंडेक्स फंड। एटलीस्ट फ्रेश पैसा आप इंडेक्स फंड्स में ना डालें। चलिए राहुल त्रिपाठी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको फंड में बदलाव समझ में आ गए हैं और इसी के मुताबिक अब आप अपने निवेश की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। फिरोज, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला। महंगाई पर निवेशकों को, दर्शकों को आपने सलाह दी, उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद शो का हिस्सा आज होने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर इसीलिए खास है क्योंकि हमें आपके सवालों का इंतजार होता है वहाँ पर। झटपट ये नंबर नोट डाउन कीजिए और इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने सवाल हमें यहाँ पर भेज दीजिए। मिलते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।